आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो ये प्रोफेज़ होती है। देखो हमें हमें क्या पढ़ना है, माइटोसिस पढ़नी है। माइटोसिस में क्या होता है, दो फेजेस होती है जैसे कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस में भी फर्दर 4 स्टेप्स होती है। जैसे कि कौन कौन सी बच्चों, ये देखो, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। अगर आपको इसे याद करना है तो मैं तो ऐसे याद करती हूँ, पीएम आंटी, पीएम आंटी, पीएम आंटी, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। तो हमें इन सारी फेजेस को अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज़ की। सारी एक एक लाइन यहाँ पे मेंशन है पूरी की पूरी एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रोफेज़ के बारे में। तो प्रोफेज़, जैसे कि हमें पता है कि प्रोफेज़ कौन सी फेज़ है, फर्स्ट फेज़ ऑफ कैरियोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहली फेज़ कौन सी है, प्रोफेज़, बस वही मेंशन है। तो प्रोफेज़ इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होता है, इट फॉलोज़ एस एंड जी टू फेज़। एस एंड जी टू फेज़, प्रोफेज़ क्या करती है, फॉलोज़ टू एस फेज़ एंड जी टू फेज़, ये भी याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, अर्ली जैसे हमने पढ़ा था कि इन एस फेज़ एंड जी टू फेज़ क्या हुआ था, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, सब भूल जाओ, याद रखो कि ये फर्स्ट फेज़ है कैरियोकाइनेसिस की। उसके बाद ये क्या करती है, एस फेज़ को और जी टू फेज़ को फॉलो करती है। ओके, जैसे हम करते हैं आप भी मुझे कर सकते हो, सब्सक्राइब एंड फॉलो। तो ये क्या करती है, एस फेज़ को और जी टू फेज़ को फॉलो करती है। उसके बाद क्या बताया, जैसे कि हमने अर्लियर स्टडीज़ में पढ़ा है कि एस फेज़ और जी टू फेज़ क्या करती है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल को फॉर्म करती है। तो प्रो फेज़ में क्या होते हैं, वो जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो डिफरेंट नहीं होते, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होते, बट दे आर इंटरवाइंड। मतलब कि ऐसे एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, इंटरवाइंड किए होते हैं। इस फेज़ में क्या होते हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल एस फेज़ में और जी टू फेज़ में, देखो 3 फेजेस होती है, G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ एस फेज़ में और G2 फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट करता है। ओके, और ग्रोथ होती है। तो वही बताया कि जैसे कि हमने पढ़ा कि एस फेज़ में और G2 फेज़ में जैसे डीएनए मॉलिक्यूल बने थे, वैसे ही इस फेज़ में क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट तो नहीं होते लेकिन इंटरवाइंडेड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बताऊंगी, डायग्राम भी है मेरे पास। ओके, उसके बाद क्या बताया है कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसिएशन ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअल में अभी हम पढ़ना है कि इस फेज़ में होता क्या है, होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमोसोम डीएनए मॉलिक्यूल बने थे वो इंटरवाइंडेड है इस फेज़ में, इनिशियल फेज़ में। उसके बाद क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसिएशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस नहीं होते हैं पूरी तरीके से, बट बस इनिशिएशन होता है कंडेंसिएशन का। इनिशिएशन मतलब कि कंडेंस करने के लिए बस शुरुआत ही करते हैं वो, कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाए, पर पूरी तरीके से कंडेंस नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल। जैसे कि हमने बताया था इंटरवाइंड थे डीएनए मॉलिक्यूल, कहाँ पे बने थे, एस फेज़ में और जी टू फेज़ में बने थे, लेकिन प्रो फेज़ में ये क्या थे, इंटरवाइंडेड थे। तो अभी वो इंटरवाइंडेड मतलब कि डीएनए मटेरियल जो उलझा हुआ था वो क्या होगा, अनटैंगल्ड होगा, मतलब कि इंटरवाइंड होगा, मतलब कि वो खुल जाएंगे। जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो अनटैंगल्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। देखो क्रोमोसोम कहाँ पे फॉर्म होता है, बीच में न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है, लेकिन इस फेज़ में क्या होगा, स्टार्ट करेगा मूविंग में। क्या करेगा, क्रोमोसोम मटेरियल फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद वो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या करेगा, मूव करेगा कहाँ पे, अपोजिट पोल की तरफ। आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, मतलब कि देखो न्यूक्लियर के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वो भी इस फेज़ में क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है बच्चों, मतलब कि डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डिसअपियर हो जाएगी तो जो बाकी के जो मतलब कि बाकी के जो ऑर्गेनेलिज होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो भी क्या होंगे, डिसअपियर होंगे, मतलब कि डिसइंटीग्रेट होंगे। ओके, उसके बाद क्रोमोसोम्स फॉर्म रेडिएटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड ईस्टर।
क्रोमोसोम के पास एक क्रोमोसोम क्या करेंगे, रेडिएटेड माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म करेंगे, छोटे छोटे माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म करेंगे, उसको क्या कहते हैं हम, ईस्टर कहते हैं। और वो माइक्रोट्यूबुल्स क्या फॉर्म करेंगे, स्पिंडल फाइबर। तो अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, जो कि है ये है हमारी डायग्राम। अब इसको अच्छे से देखिए, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और एक एक लाइन को हम देखते जाएंगे। जैसे कि ये है अर्लियर प्रोफेज, मतलब कि सबसे पहले क्या था और फिर प्रोफेज में क्या हुआ वो बताया है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रोफेज इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। ये क्या करती है, एस फेज़ को और जी2 फेज़ को फॉलो करती है। उसके बाद जैसे कि एस फेज़ में और जी2 फेज़ में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हुए थे, वो यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरवाइंड हो जाते हैं। इनिशियली तो इंटरवाइंड ही होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, ये इनिशिएशन करते हैं कंडेंसिएशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ये देखो, सबसे पहले अर्लियर स्टेज में क्या था, ये मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट। और ये क्या है, ये है क्रोमोसोमल मटेरियल। ये क्या है, इंटरवाइंडेड है, जैसे कि यहाँ पे बताया, ये क्या है, इंटरवाइंडेड है इनिशियल फेज़ में। लेकिन जैसे ही हम प्रोफेज़ में एंटर करते हैं तो ये क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है, ये क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाता है बच्चों। क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अनटैंगल्ड हो जाता है। देखो यहाँ पे है, अनटैंगल्ड हो जाता है, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड। पहले तो ये क्या था, पहले ये क्या था, कंडेंस नहीं था, पूरा का पूरा क्या था, अनवाइंडेड था। लेकिन जैसे ही हम प्रोफेज में एंटर करते हैं तो देखो ये उलझे हुए क्रोमोसोम अभी स्ट्रेट हो गया, मतलब कि कंडेंस हो गया है। तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। उसके बाद क्या बताया कि देखो, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड, मतलब कि कंडेंस हो जाते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो देखो ये क्या है, क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करने स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ही जगह पे, लेकिन ये क्या है, अभी बिखर गया, मतलब कि ये पोल की तरफ, ये एक पोल है, ये एक पोल है। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपने अपने पोल की तरफ घूमने लग जाते हैं, मतलब कि मूव करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या बताया यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। देखो यहाँ पे इनिशियली तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कर रही है, ऐसे टूटने लगी है, मतलब कि ब्रेक होने लगी है, मतलब कि डिसइंटीग्रेट हो गई है। ये देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसइंटीग्रेटिंग इन प्रोफेज। ओके, उसके बाद क्या बताया कि क्रोमोसोम फॉर्म रेडिएटेड माइक्रोट्यूबुल कॉल्ड ईस्टर। देखो ये क्या है, ये क्रोमोसोम से ये क्या करते हैं, ये देखो, ये छोटे छोटे जो फाइबर्स है, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रोजोम कहते हैं, इसको हम सेंट्रोजोम कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे फाइबर्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं माइक्रोट्यूबुल्स को हम कहते हैं ईस्टर। अच्छी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, ईस्टर। अब इस ईस्टर से क्या होता है, ये ईस्टर और ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या फॉर्म करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये है, ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर्स है। माइक्रोट्यूबुल ने किसको फॉर्म किया, स्पिंडल फाइबर को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रोजोम फॉर्म रेडिएटेड माइक्रोट्यूबुल्स कॉल ईस्टर। देखो ये रहा सेंट्रोजोम, इसने ये रेडिएटेड माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म की, जिसको हम कहते हैं ईस्टर। और फिर क्या कहते हैं, ये माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या फॉर्म करती है, ये ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू करें तो प्रोफेज में होता क्या है, सबसे पहले तो जो डीएनए चिपका हुआ होता है वो कंडेंस हो जाता है, डीएनए मतलब कि क्रोमोसोम कंडेंस होता है। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब कि डिसअपियर करना स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो सेंट्रोजोम होता है वो ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। और उन माइक्रोट्यूबुल्स को हम कहते हैं ईस्टर। ओके, और ये माइक्रोट्यूबुल्स धागे जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। बस यही चीज़ें होती है, कंडेंस होता है क्रोमोसोम, मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स क्या फॉर्म करती है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करती है। बस यही था इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी फेज़ के बारे में, तो दूसरी फेज़ है हमारी
मेटाफेज। तो अभी हम पढ़ते हैं कि मेटाफेज में एक्चुअल में क्या होता है। तो मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म, कंडेंसिएशन ऑफ क्रोमोसोम completed, easy observable under the microscope, morphology of chromosomes can be studied, chromosomes coming to lie on equator with with one chromatid with one chromatid, each chromosome is connected to its kinetochore to थ्रू द स्पिंडल फाइबर। ओके, देखो पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रही मेरी डायग्राम, इसे यहाँ पे रखते हैं और हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या बताया यहाँ पे कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो जो कि हमारे क्रोमोसोम्स क्या थे, कंडेंस हो गए थे। कौन सी फेज़ में, प्रो फेज़ में कंडेंस हो गए थे। वो अब क्या होंगे, वो अब यहाँ पे क्या होंगे, कम्प्लीटली कंडेंस हो जाएंगे। वन सेकेंड, ओके। तो देखो क्या हुआ है कि जब हम मेटा फेज़ में जाते हैं, सबसे पहली फ़ेज़ कौन सी थी बच्चों, सबसे पहली फ़ेज़ थी हमारी प्रो फेज़ थी। देखो हमारे सबसे पहली फेज़ थी प्रो फेज़। प्रो फेज़ में क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस हुए, मतलब कि जो चिपके क्रोमोसोम्स थे वो खुले हो गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी हमारी वो भी डिसअपियर होने लगी। बस स्टार्ट हुई डिसअपियर, पर पूरी तरीके से तो नहीं हुई थी, वो बस स्टार्ट हो गई थी। मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लग गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे वो चिपके हुए थे पहले, अभी कंडेंस हो गए और वो अभी अपने अपने पोल की तरफ मूव करने लगे। मूव नहीं हुए पूरी तरह से, बस मूव करने लगे थे। कहाँ पे, प्रोफेज में। उसके बाद क्या हुआ, जो सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रोजोम, दो सेंट्रोजोम्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर लाई होते हैं। जो सेंट्रोजोम है उसने क्या किया, ये छोटे छोटे फाइबर्स फॉर्म किए। इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। और इन माइक्रोट्यूबुल्स को क्या कहते हैं हम, ईस्टर कहते हैं। तो इनडायरेक्टली क्रोमोजोम्स ने ईस्टर को फॉर्म किया। फिर इन माइक्रोट्यूबुल्स ने क्या किया, इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं अपने मेटाफेज की तरफ। तो मेटाफेज में अब क्या होता है, जो हमारी जो कंडेंसिएशन ऑफ मेम्ब्रेन थी वो पूरी तरीके से कंडेंस हो जाती है। मतलब कि देखो यहाँ पे आपको एक भी मेम्ब्रेन नहीं दिख रही, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन मतलब कि डिसअपियर हो रही थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुके हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं दिख रही। और साथ ही में जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो मेटाफेज में इजीली अपीयर हो जाते हैं। देखो जैसे कि पहले की फेज़ में क्या थे, हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे कंडेंस थे, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं। देखो पहले जो हमारे सामने स्ट्रक्चर था वो कुछ अलग था, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो अपीयर हो गया। मतलब कि मेटाफेज के अंदर हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स आर इजीली अपीयर अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मेटाफेज ही ऐसी एक फेज़ है जहाँ पे हमें हमारे क्रोमोसोम अच्छे से दिख सकते हैं, क्योंकि इसी फेज़ में क्रोमोसोम जो है वो अपना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और अपीयरेंस अपने क्रोमोसोम्स की शो करते हैं। प्रोफेज में नहीं दिख रहा था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो स्प्रेड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि यहाँ पे दिखा है कि अर्लियर स्टेज है। उसके बाद हम मेटाफेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम है देखो ये साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुए हैं, है ना, अभी कुछ भी हुआ नहीं है, ये स्प्रेड हुए हैं। स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पे स्प्रेड हुए। लेकिन अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ना वो इस लाइनिंग पे, मेटाफेज प्लेट पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ये जो बिखरे हुए क्रोमोसोम है अब क्या करेंगे, वो लाइन में ऐसे, ये क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, ये सारे क्रोमोसोम क्या करेंगे, ये एक प्लेट है, इस प्लेट, ये जो लाइनिंग है ना इस लाइनिंग को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इक्वेटर पे क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम लाई करेंगे। ओके, मतलब कि ऐसे रच जाएंगे। यही होता है मेटाफेज में। उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इन क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ओके, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे किससे, काइनेटोकोर से। देखो ये है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का
एक काइनेटोकोर होता है, उस काइनेटोकोर से क्या करेंगे, हमारे जो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे वो मतलब कि फॉर्म हो जाएंगे। नहीं